हेलो गाइस, तो एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम एक्यूट ओटाइटिस मीडिया जो हम पढ़ रहे थे, एक्यूट सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, और जितने भी हम मिडिल ईयर के डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे, हम उसी के कंटिन्यूएशन में आज वापस स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम करने वाले हैं रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये नाम से ही समझ आ रहा है इसकी पैथोलॉजी क्या है और इसमें क्या आप देखने वाले हो। सबसे पहले ये बच्चों में और इन्फेंट्स में ज्यादा कॉमन है, बिटवीन द एज ऑफ 6 months एंड 6 years। एंड इसमें क्या होता है, रिकरेंट मतलब बार बार आपको एक्यूट ओटाइटिस मीडिया होगा, ठीक है। और इट में अगर अब इसको रिकरेंट एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कब कहेंगे, जब ये 4 से 5 बार हो जाए साल में, ठीक है। अगर 4 to 5 times इन अ ईयर, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस, ठीक है। तो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया के, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के। तो उसमें रिकरेंट साइनसाइटिस हो सकता है। आप ये चीज समझो कि कान से रिलेटेड, कान के रिलेशन में जितने भी ऑर्गन्स है, अगर उनमें इन्फ्लेमेशन चल रहा है तो बहुत कॉमनली वो कान तक ट्रैवल कर सकता है, जिसकी वजह से रिकरेंट अटैक्स आ सकते हैं ओटाइटिस मीडिया के। तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं कि कॉजेस क्या है रिकरेंट होने के। तो या तो हो सकता है कि उसको बार बार साइनसाइटिस हो रहा है, या वेरोफेरेंजियल इंसफिशियंसी है, ठीक है, या हाइपरट्रॉफी हो सकती है एडेनॉइड्स की, टॉन्सिल्स इन्फेक्टेड है, एलर्जीज है, कोई इम्यून डेफिशिएंसी है, या जो बेबी है उनको सुपाइन पोजीशन में फीड कराया जाता है। ये क्यों है आपको समझ आ रहा होगा कि मतलब जैसे पता है हम सबको कि स्टीशन ट्यूब जो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है इन इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं। तो उसकी वजह से जब बच्चों को ऐसे लटा के सुपाइन पोजीशन में दूध पिलाया जाता है तो वो बहुत ईजिली एस्पिरेट कर सकता है, या मतलब जा सकता है हमारे कान में या वहां पे, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके कॉजेज है, ठीक है। बहुत ही इजी सा टॉपिक है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टाइप का पढ़ने वाले हैं वो है एरो ओटाइटिस मीडिया। ये भी नाम से पता चल रहा है, एरो कुछ एयर से रिलेटेड है इसमें, ठीक है। तो इसको ओटाइटिक बैरोट्रोमा भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये नॉन सुपरेटिव कंडीशन, मतलब कोई पस नहीं बन रहा, रिजल्टिंग फ्रॉम फेलियर ऑफ स्टीशन ट्यूब टू मेंटेन मिडल ईयर प्रेशर, ठीक है। मिडल ईयर का प्रेशर मेंटेन, अब स्टीशन ट्यूब का जो काम है वो नहीं कर पा रहा, ठीक है। एयर प्रेशर एट एम्बियंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ड्यू टू दिस नेगेटिव प्रेशर डेवलप इन मिडल ईयर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मिडल ईयर में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे इन्फेक्शन हुई स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं एरो ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। इसका यूजुअल कॉज है कि हम जैसे एयर फ्लाइट में होते हैं तो रैपिड डिसेंट हो रहा है, तो उसमें नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है कि इतनी जल्दी वो प्रेशर मेंटेन नहीं कर पा रहे स्टीशन ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा अंडर वाटर डाइवर्स होते हैं, उनमें ये मिलता है, ठीक है। या कंप्रेशन इन प्रेशर चैम्बर्स, इन सब कंडीशन में एरो ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या है, सीवियर ईयर एक होगा, हियरिंग लॉस होगा, टिनाइटिस होगा, मिडल ईयर जो होगा उसमें एयर बबल्स दिखेंगे और हैमरेजिक एफ्यूजन भी दिख सकता है, ठीक है। तो ये था एरो ओटाइटिस मीडिया। हर जितने भी हम मिडल ईयर के इन्फेक्शन से जो भी पढ़ रहे हैं ना, वो बहुत ही क्लियर हो जाते हैं उसके नाम से ही, या उसमें मतलब उसका हम पैथोलॉजी समझ ले कि उसके अंदर हो क्या रहा है ना, तो उसके क्लिनिकल फीचर्स लिखना या वो कैसे हो रहा है या उसको समझना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इतना मुश्किल नहीं है। अभी आपने देखा ही होगा कि हमने पीछे भी पढ़े थे कि कैसे कैसे मतलब पैथोलॉजी तक हमने पढ़ी थी एएसएम की, तो वो भी इतनी टफ नहीं थी, ठीक है। तो अब हम आगे और कंटिन्यू करते हैं और आज का मेन टॉपिक पढ़ेंगे कोलेस्टिटोमा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब इजी भी है, बस इसका नाम ही थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है। तो कोलेस्टिटोमा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ओमा है तो कोई ना कोई ग्रोथ हो रही है, ठीक है, बेनाइन ग्रोथ है। अब होता क्या है, पहले समझो, जो नॉर्मल एपिथीलियम है मिडिल ईयर क्लेफ्ट का, ठीक है, मिडिल ईयर कैविटी नहीं बोल रहे, मिडिल ईयर क्लेफ्ट, मतलब एडिटर्स और जो वो एंटम मैंने बताया था आपको, मिडिल ईयर क्लेफ्ट और मिडिल ईयर कैविटी में फर्क क्या है, ठीक है। तो वो आप देखना वीडियो, फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो जो मिडिल ईयर क्लेफ्ट है उसकी जो नॉर्मल एपिथीलियम है ना, वो 3 चीजों से बनी है। सिलिएटेड कॉलमनार एपिथीलियम जो एंटीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स में है, ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथीलियम जो मिडिल पार्ट में है, और पेवमेंट लाइक सेल्स है कुछ, ठीक है। तो ये 3 टाइप के सेल्स से बनी हुई है, ठीक है। अगर मिडल ईयर में स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम प्रेजेंट हो जाए, देन इट इज नोन एज कोलेस्टिटोमा। समझ आ गया? इसका मतलब क्या है, नॉर्मल एपिथेलियम, मतलब अगर आप मिडल ईयर क्लेफ्ट देखो तो या तो वो सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम से बनी होनी चाहिए, मतलब या तो वहां पे ये वाले सेल्स मिले, या तो क्यूबॉइडल मिले, या तो पेवमेंट लाइक सेल्स मिले, ठीक है। लेकिन अगर बाय चांस मिडल ईयर के अंदर स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मिल रहा है, इसकी ओवरग्रोथ या इसकी ग्रोथ दिख रही है, तो उसको कहेंगे कोलेस्टिटोमा, ठीक है, समझा। तो अब इसके ना इट हैज 2 पार्ट्स, मतलब अब कोलेस्टिटोमा को ही हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। अब कोलेस्टिटोमा ये जो भी स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, इसके 2 पार्ट्स है, ठीक है। सबसे पहले मतलब ये जो कोलेस्टिटोमा समझ लो ऐसे कि ये
सेल्स की ग्रोथ हो रही है, स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की ग्रोथ हो रही है, जिसको हम कोलेस्ट्रोमा कह रहे हैं। तो इसके दो पार्ट्स हैं, एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है थिन रेस्टिंग स्ट्रोमा। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है इसका, वो स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से बनता है। ठीक है, और वो जो है केराटिन पर्ल्स को कंटेन करता है। ठीक है, वेयर एज जो जिस पे रेस्ट कर रहा है, जो रेस्टिंग स्ट्रोमा है वो फाइब्रस टिश्यू से बनता है। कुछ नहीं है, आपको बस समझना है कि इसका जो मेन चीज है ना, मेन जो मास है कोलेस्ट्रोमा, वो स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम का है, जिसको मैट्रिक्स कह रहे हैं। और ये जो है फाइब्रस टिश्यूज भी इसमें प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा फॉर्म करते हैं वो। ठीक है, तो ये दो पार्ट होते हैं कोलेस्ट्रोमा के। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि कोलेस्ट्रोमा आया कैसे। जैसे अब हमने पढ़ा कि मिडल ईयर में भाई सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम होना चाहिए, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होना चाहिए और कुछ पेवमेंट लाइक सेल्स होते हैं। लेकिन वहां पे स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम आ कहां से रहा है? ठीक है, वहां की ग्रोथ, वहां पे इस सेल की ग्रोथ हो कैसे रही है? ठीक है, तो हमें ये समझना है कि ओरिजिन क्या है कोलेस्ट्रोमा का। ठीक है, तो उसकी ओरिजिन के लिए हम ये क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो कोलेस्ट्रोमा है, मतलब वहां पे स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल्स का मिलना इन मिडल ईयर क्लेफ्ट, वो या तो कंजेनाइटल हो सकता है या एक्वायर्ड हो सकता है। अब कंजेनाइटल डिफेक्ट में 5% होता है, एक्वायर्ड 95% होता है। ठीक है, अब कंजेनाइटल डिफेक्ट अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनिक एपिडर्मस सेल्स दैट रेस्ट इन मिडल ईयर क्लेफ्ट और टेम्पोरल बोन। ठीक है, तो ये मतलब कंजेनाइटल आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये एम्ब्रियोनिक टाइम से है। ठीक है, मतलब एम्ब्रियोनिक में कुछ प्रॉब्लम हुई, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि देखा गया कि कंजेनाइटली मिडल ईयर में का जो क्लेफ्ट है और जो टेम्पोरल बोन के आसपास की जगह है, वहां पे एम्ब्रियोनिक एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट थे, जिन्होंने ये बना दिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी है कंजेनाइटल वाले को समझना। ठीक है, अब अगर कंजेनाइटल डिफेक्ट है या कंजेनाइटल कोलेस्ट्रोमा है, तो उसमें मोस्ट कॉमन साइट कहाँ मिल सकता है? मिडल ईयर में मिलेगा। पैट्रस बोन जो है तो पैट्रस एपेक्स पे मिलेगा, और सेरेब्रोपोंटाइन एंगल्स पे आपको मिल सकता है। ठीक है, कोलेस्ट्रोमा फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें जब जो कंजेनाइटल वाला होता है ना, उसमें जो प्रेजेंटिंग कंप्लेन होती है, ये जो पीसी होगा, तो वो इंसान बोलेगा कि मुझे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और वो समटाइम्स स्पॉन्टेनियसली रप्चर कर सकता है, प्रेजेंट विद अ डिस्चार्जिंग ईयर इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम अ केस ऑफ सीओएसएम। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि हमने क्या देखा कि कंजेनाइटल में तो वो बचपन से है, और ये इसकी मोस्ट कॉमन साइड मिडल ईयर हो सकती है, पैट्रस एपेक्स हो सकता है, और सेरेब्रोपोंटाइन एंगल हो सकता है। प्रेजेंटिंग कंप्लेन कौन सी कंप्लेन के साथ आएगा कि उसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस है, और कभी कभार कोलेस्ट्रोमा रप्चर हो सकता है, जिसकी वजह से ईयर का डिस्चार्ज होगा, जिसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं सीओएसएम के साथ। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कंजेनाइटल। अब एक्वायर्ड में क्या है कि हमें कोई पैथोलॉजी हुई, एक्वायर किया। ठीक है, अब एक्वायर्ड भी दो टाइप के हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में क्या है? देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया और परफोरेशन। ठीक है, अब देखो प्राइमरी मतलब एक प्राइमरी और सेकेंडरी बहुत ही ईजी है। प्राइमरी में क्या है ना कि कोई डिजीज की हिस्ट्री नहीं मिली, मतलब ये ना कोई ओटाइटिस मीडिया हुआ, कोई मिडल ईयर में ना कोई इन्फेक्शन हुआ, ना परफोरेशन हुआ, लेकिन जब कुछ भी चेक किया या देखा तो पता चला कि वहां पे कोलेस्ट्रोमा बना हुआ है। और सेकेंडरी में क्या है कि कोई परफोरेशन हुआ, कोई दिक्कत हुई, कोई ओटाइटिस मीडिया हुआ। ठीक है, तो उसके बाद इन रिस्पॉन्स वहां पे बन गया, या ठीक होने के बाद वहां पे स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम सेल्स आ गए। ठीक है, तो प्राइमरी में देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ एनी प्रीवियस ओटाइटिस मीडिया और परफोरेशन, पर सेकेंडरी में देयर इज ऑलवेज प्री एग्जिस्टिंग परफोरेशन इन पार्स टेंसा। पार्स टेंसा मतलब वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा होता है, तो पार्ट्स होते हैं, तो पार्स टेंसा में कोई ना कोई परफोरेशन होगी, ऑफन इन पोस्टीरियर सुपीरियर मार्जिनल परफोरेशन। ठीक है, तो इस होती है आफ्टर एनी कॉज अगर एक्वायर हुआ है तो उसको हम सेकेंडरी कहेंगे। ठीक है, अब प्राइमरी के, अब देखो इसमें है कि कोई भी हिस्ट्री नहीं है ओटाइटिस मीडिया की या कोई परफोरेशन की, तो कैसे बन रहा है? तो कुछ थ्योरीज निकाली गई। पहली थ्योरी इनवेजिनेशन ऑफ पार्स फ्लैसिडा। ऐसा बोला गया कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऐसे समझो जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके मतलब वो जो है वो एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को डिवाइड कर रहा है, तो वो जहां पे मतलब बीच में है ना, तो जिस साइड वो एक्सटर्नल ईयर की तरफ है, अब देखो एक्सटर्नल ईयर वो स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम से ही बना है। ठीक है, और मिडल ईयर हमने पढ़ा क्यूबॉइडल एपिथेलियम्स, और जितने भी हमने पीछे पढ़े 3 है ना। तो अब क्या है कि जो स्क्वैमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का एक साइड कवर कर दिया, पर पीछे से जहां पे वो क्या कहते हैं मिडल ईयर से अटैच है, जहां पे वहां पे वो मिडल ईयर का एपिथेलियम कवर कर दिया। तो ऐसा बोला गया कि ये इस वाले एपिथेलियम का, या ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन समझो मेरी हाथ को, तो ये वाला जो एपिथेलियम है ये अंदर ग्रो कर गया। ठीक है, तो इनवेजिनेशन हो गया और पार्स फ्लैसिडा, ये फर्स्ट थ्योरी बोली गई। सेकंड क्या है? बेसल सेल हाइपरप्लेजिया, ये बोला गया कि हाइपरप्लेजिया हो रहा है बेसल सेल्स का। थर्ड बोला गया कि जो स्क्वैमस मेटाप्लेजिया हो गया। इसमें क्या है कि हमने देखा था कि जो पेवमेंट लाइक एपिथेलियम सेल्स थे
हमारे मिडल ईयर में वो स्क्वैमस केराटिनाइज एपिथेलियम में कन्वर्ट हो गया, वहां पे मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है, और वो स्क्वैमस सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए स्क्वैमस मेटाप्लेजिया। तो ये 3 थ्योरीज निकाली गई। इनकी वजह से हमने ये ऐसा अनुमान लगाया कि क्यों कोई भी कॉज, कोई भी हिस्ट्री ना होने के बाद भी, कोई कंजेनाइटल डिफेक्ट नहीं है, कोई परफोरेशन ओटाइटिस मीडिया कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी कोलेस्ट्रेटोमा मिल रहा है, तो प्राइमरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रेटोमा वहां पे कैसे कैसे बन सकता है। तो ये 3 थ्योरीज निकाली, ठीक है। सेकेंडरी एक्वायर्ड कोलेस्ट्रेटोमा में क्या होता है कि यहाँ पे कोई ना कोई हिस्ट्री मिली, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें भी थ्योरी क्या है कि माइग्रेशन ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम की केराटिनाइज एपिथेलियम ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल माइग्रेट थ्रू परफोरेशन। तो वही मैंने बताया कि मिडल ईयर जो हमारा एक्सटर्नल ईयर है वहां की, तो आपको पता है वहां पे तो हमारा केराटिनाइज स्क्वैमस केराटिनाइज एपिथेलियम ही प्रेजेंट है। तो जो परफोरेशन हुआ ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, उसकी वजह से वो ट्रैवल कर गया इन द मिडल ईयर, ठीक है। तो ये एक थ्योरी लगाएगी। और सेकंड मेटाप्लेजिया कि आफ्टर परफोरेशन या जो भी दिक्कत है, ओटाइटिस मीडिया कोई भी चीज हुई, तो वो ठीक हुआ ना, तो वहां पे सेल्स कन्वर्ट ही हो गए दूसरे टाइप की सेल्स में, ठीक है, तो मेटाप्लेजिया हो गया। तो ये 2 थ्योरीज निकाली गई, ठीक है। अब है एक्सपेंशन ऑफ कोलेस्ट्रेटोमा एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोन, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन। अच्छा, अब हमने ये समझा, सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हमने समझा कि कोलेस्ट्रेटोमा हो क्या रहा है कि वहां पे स्क्वैमस केराटिनाइज एपिथेलियम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पूछने वाली, समझने वाली बात है कि ठीक है वहां पे ग्रोथ हो रही है, ये कोई मैलिग्नेंट कंडीशन नहीं है कोलेस्ट्रेटोमा, तो फिर इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, ठीक है। मतलब तो यही चीज हम पढ़ने वाले कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, क्यों कोलेस्ट्रेटोमा इतना खतरनाक है, या कोलेस्ट्रेटोमा जो भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो ये क्यों है, क्योंकि ये जो है ना बोन की आसपास, आपको पता है मिडल ईयर जो है उनकी जो वॉल्स हैं वो बोनी है कुछ, है ना, तो उसका बोन्स का डिस्ट्रक्शन कर सकती है, और तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो हम इसलिए इसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इट कैन इन्वेड द सराउंडिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। ये मेटास्टेटाइज नहीं होगी, पर ये इन्वेड कर देगी आसपास के स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्शन शो करती है। एंजाइमेटिक एक्शन क्या है कि एंजाइम निकालते हैं जिससे डिस्ट्रॉय होता है सराउंडिंग एरिया, स्पेशली बोन। कौन कौन से एंजाइम, कोलाजिनेज, ठीक है, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोटीलिटिक एंजाइम, और भी बहुत से एंजाइम है, बुक में देख लेना। तो ये बहुत से एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जिसकी वजह से जो आसपास के बोन है उसका डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज ये प्रेशर नेक्रोसिस करती है। अब कहीं पे अगर ओवरग्रोथ हो रही है, वो धीरे धीरे बढ़ेगा, प्रेशर क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से जो आसपास की जगह है उसमें नेक्रोसिस हो सकती है। तो इसकी वजह से प्रेशर नेक्रोसिस आपको दिखेगा। तो ये भी एक कॉज है कि ये क्यों इतना खतरनाक है हमारा कोलेस्ट्रेटोमा, और इसको क्यों हमें समझना और जल्दी से हटाना जरूरी है, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि अगर ये कहीं कहीं एक्सटेंड करता है तो उससे क्या क्या दिक्कत होगी। अगर ये बैकवर्ड एक्सटेंड करता है, अब आपको पता है बैकवर्ड क्या था हमारा, एंटरम, मास्टोइड ईयर सेल्स, एडिटस, है ना। एक्सटर्नल ईयर इमेजिन करो, एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, इधर से है ना, इधर तो स्टीशन ट्यूब है, इधर हमारा एक्सटर्नल ईयर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर स्टार्ट है, ठीक है, यह हमारा इंटरनल ईयर स्टार्ट है, ठीक है। तो और ये कान है हमारे, ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। तो ये पीछे बैकवर्ड अगर एक्सटेंड, यहाँ कोई कोलेस्ट्रेटोमा है मिडल ईयर में, तो वो अगर पीछे एक्सटेंड करेगा तो एडिटस से वो हमारे पूरे एंटरम, मिडल ईयर, वहां पे एंटरम, मास्टोइड ईयर सेल्स वहां पहुंच सकता है। तो अगर ये एक्सटेंड करेगा बैकवर्ड तो ये कहाँ चला जाएगा, एडिटस, एंटरम और मास्टोइड में। अगर डाउनवर्ड करेगा तो मीजोटिम्पैनम में चला जाएगा, ठीक है। अगर मीडियली करेगा तो ये सराउंड कर देगा इनकस और हेड ऑफ मेलिस को, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें समझना है कि हमें बस ये बहुत इजी है, आपको बस ये समझना है कि कहाँ है कोलेस्ट्रोमा, वो कहाँ कहाँ एक्सटेंड करेगा और कहाँ कहाँ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, तो किस किस को वो अपने अंदर मतलब डाल लेगा, मतलब किस किस में वो डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब इसका डायग्नोसिस क्या करोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, ठीक है। वहां पे फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज क्यों आएगा आपको ये समझना है, क्योंकि यहाँ पे बोन का डिस्ट्रक्शन होता है। कहीं पे भी बोन का डिस्ट्रक्शन होता है ना तो वहां पे फाउल स्मेल आता है, जैसे कि हमने पढ़ा था, शायद पता नहीं, आई थिंक उस पर वीडियो मैंने डाली है नहीं, जैसे हम एट्रोफिक राइनाइटिस पढ़ते हैं, ठीक है, नाक में जो बोन है ओजाना ये सब पड़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा परसिस्टेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज आता है फ्रॉम नोज, क्योंकि वहां पे भी क्या हो रहा है कि नेसल सेप्टम या जो भी नेजल बोन है उसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी जो भी कोलेस्ट्रोमा है उसकी वजह से वो एंजाइमेटिक एक्शन जो भी शो कर रहा है उसकी वजह से बोन का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से परसिस्टेंट फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा। इसके अलावा ब्लड स्टेन हो सकता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रोमा कैन कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ ईयर ऑसिकल्स, बोनी लेबलिंथ इरोजन ऑफ कैनाल ऑफ फेशियल नर्व और सिंपल प्लेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये क्या क्या कॉज कर सकता है,
डिस्ट्रक्शन कर सकता है ईयर ऑसिकल्स को। आपको पता है मिडिल ईयर में ईयर ऑसिकल्स है, मेलस, इनकस, स्टेपिस, तो ये उनका डिस्ट्रक्शन, वो भी बोन्स है तो उनका डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर ये अंदर की तरफ ग्रो कर जाए, ठीक है, तो ये इनर ईयर तक पहुंच जाएगा, तो जहां पे बोनी लेबिरिंथ का इरोजन कर देगा, ठीक है, विच इज वेरी हार्मफुल। उसके बाद हियरिंग लॉस हो जाएगा सिंपली, ठीक है। इसके अलावा इरोजन कर सकता है फेशियल नर्व की, ठीक है, तो जो कैनाल जिसमें जाती है फेशियल नर्व उसका इरोजन हो सकता है, या साइनस के प्लेट है उनका डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये सब ये कॉज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट अब वीडियो में हम क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया पढ़ने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मैं चाह रही थी कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेके आऊं, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के लिए हम इसको असाइन कर देते हैं। अभी तक आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, और हम कॉलेस्ट्रोमा को और डिटेल में थोड़ा सा समझने वाले हैं इन रिस्पेक्ट टू सीओएसएम, ठीक है। तो सीओएसएम में हम एक बार और भी देखेंगे। और वैसे भी कॉलेस्ट्रोमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारी चीजों का कॉम्प्लिकेशन होता है कॉलेस्ट्रोमा, और बहुत सारी चीजों में, ठीक है, तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ना उसको। तो हम देखेंगे उसको और भी डिटेल में। और आपको कुछ भी डाउट आता है किसी भी ईयर के टॉपिक, नोज के टॉपिक, या कुछ भी, अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए किसी पे भी, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसमें वीडियो बनाने की ट्राई करूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। बाय बाय गाइस, नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगी और सारी वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। तो बाय गाइस, आई होप यू लाइक दिस। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। बाय बाय।